हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 7 का फाइनल शॉर्ट स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 7 में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कैलकुलेशन है और बायो वाले सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा बायो वाले को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ही कैलकुलेशन है, यानी पूरा डेरिवेशन ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें A to Z समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, सबसे पहले तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या चीज़ है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। दूसरी बात है, सीधे सीधे हम लोग को पढ़ना है आर परिपथ। ठीक है, सीधे टॉपिक पे आओ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। ठीक है, और उसके बाद है तीनों को कंबाइन एल सी आर परिपथ। इसके बाद LCR में ही अनुनादी कंडीशन हमको पढ़नी है और उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हमको पढ़ने हैं। इस पर चाहे ट्रांसफार्मर का पूरा प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग पूछ लिया जाता है और साथ ही इस पर एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे एक क्वेश्चन आपके कंफर्म है, तो सारे टॉपिक बिल्कुल स्टेप टू। देखिए, आर परिपथ आपका इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये तीनों एक साथ हमें कंबाइन रूप में पढ़ने हैं। ठीक है, हालांकि पहले यूपी बोर्ड के सिलेबस में इन्हीं को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था। इसको पहले अलग अलग पढ़ाया जाता था, फिर LR दो के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो दो के कॉम्बिनेशन में 6 सर्किट तो आपकी ऐसे ही हो जाती थी। अब यहीं पे क्या किया गया है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है, सीधे अलग अलग पढ़ो और उसके बाद सीधे तीनों को कंबाइन फॉर्म में, यानी 4 ही सर्किट हमको जो है अब पढ़नी है। पहले जो है 6 ये और 4 ये, 6 4 10, टोटल 10 सर्किट हो हमको पढ़नी होती थी और इसी में एक और एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ दिया जाता था, LC ऑक्सीलेशन या LC दोलन। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, चीज़ें समझ में आ गई कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर। ठीक है, चलिए, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें, प्रत्यावर्ती धारा लगभग कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ना पता हो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जो समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ साथ प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और उसका परिमाण दोनों बदलता है, यानी उसकी वैल्यू भी चेंज होती है समय के साथ साथ और उसकी जो है दिशा भी जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ठीक इसी तरीके से वह वोल्टेज जो समय के साथ साथ अपने मान और दिशा में परिवर्तन करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सारी चीज़ें जो है प्रत्यावर्ती, यानी वोल्टेज भी आपकी प्रत्यावर्ती रहेगी और धारा भी आपकी प्रत्यावर्ती, यानी समय के साथ साथ उसके मान और दिशा दोनों में परिवर्तन होगा। और इससे पहले जो अभी विद्युत धारा चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का फाइनल था, वहाँ तक जो भी करंट के बारे में स्टडी हमने किया था, हर जगह पे क्या लगा हुआ था, सेल लगा हुआ था, यानी पे डायरेक्ट करंट, जो वैल्यू जा रही, धारा का जो मान है वो फिक्स है। ठीक है, ना तो उसकी दिशा बदल रही थी और ना ही उसका परिमाण बदल रहा था। ठीक है, वो बिल्कुल दिष्ट धारा यानी कांस्टेंट थी और उसका सिंबल जो है इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल इस तरीके से बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से समय के साथ साथ इसकी, देखिए, समय t बराबर 0 पर ये धारा की वैल्यू 0, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा, एक टाइम आता है इसका मैक्सिमम मान हो जाता है, फिर धीरे धीरे घटता और फिर नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यानी समय के साथ साथ क्या हो रहा है, दिशा भी बदल रहा। बहुत ज़्यादा डीप में हम
नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से और थोड़ा सा बेसिक चीज़ ये है कि कभी कभी जो है वर्ग माध्य मूल मान पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मैक्सिमम V, ठीक है, वोल्टेज का मैक्सिमम मान कितना है V0 है और धारा का मैक्सिमम मान कितना है I0 है। तो अगर आपसे Vrms यानी इसका वर्ग माध्य मूल मान पूछ लिया जाए, Vrms इक्वल टू V0 बाई अंडर रूट 2, V0 बाई अंडर रूट 2। ये आया कहाँ से है, जब चैप्टर को हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें सिर्फ इसके वैल्यू से मतलब है, इसको हमें कैसे यूज करना है ये देखना है, इसके डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए इसका डेरिवेशन हम नहीं करवा रहे हैं। आगे इसी तरीके से अगर हमें धारा का RMS मान यानी रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा आपका I0 बाई अंडर रूट 2, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को हम डिनोट करेंगे V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। और ये आया कहाँ से, ये आपके चैप्टर नंबर 6 में आया है, ठीक है। उसमें क्या है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपने पढ़ा होगा कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी कुंडली को रखकर घुमाते हैं तो कुंडली के बीच में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही वो कुंडली है, ठीक है, जो विद्युत वाहक बल जनरेट करता है। क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन E इक्वल टू NAV ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू बनती थी, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी क्या है, E0 यानी विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए R परिपथ, ठीक है, सभी लोग हेडिंग लगाइए R परिपथ। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से जो है अब आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है LCR, वो जब तक आप LCR तीनों को अलग अलग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कंबाइन रूप में LCR समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हेडिंग हो गया हमारा R परिपथ। इसमें होगा क्या, R का मतलब हो गया एक सिंपल प्रतिरोध लगा हुआ है और इसको हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू कितना हो गया, V0 साइन ओमेगा टी। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या हो गया, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, जहां पे V0 क्या है, ये वोल्टेज का शिखर मान है या इसे आप महत्तम मान भी कह सकते हैं। शिखर मान क्या है, शिखर मान, ठीक है। और ये जो ये ओमेगा टी आपको दिख रहा है ये क्या है, कला है। ओमेगा टी क्या है, कला, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका तात्क्षणिक मान है, यानी किसी क्षण उसकी वैल्यू ये दिखा रहा है। ये पूरा इक्वेशन ये तात्क्षणिक मान, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने लगाया है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है तो वोल्टेज लगाने के कारण इस परिपथ में एक धारा बहेगी, इस परिपथ में एक धारा बहेगी और ये पूरी धारा कहाँ पे जाके खर्च होगी, इस R पर। पूरी धारा कहाँ जाके खर्च होगी, इस R पे। ऐसा सिंपल समझ लो कि जैसे मान लो कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनका सिर्फ एक ही बेटा है या बेटी है, जो भी है, तो वो जो भी मतलब जो भी खर्चा है या जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है उनको कितना देखना रहे, सिर्फ एक पर ही तो पूरा डिपेंड है। तो यानी उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एक ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है और इसमें एक ही प्रतिरोध लगा हुआ, तो यानी इसका जो वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा कहाँ खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, R पर, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, भाई देखिए हमने आपसे कहा भी था किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आता है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, जैसे अगर इसको हम एक बंद लूप में समझें तो किरचॉफ का नियम यही कहता है कि किसी भी
बंद पास में, ठीक है, बहने वाली धारा, इसमें धारा हमारी कितनी बह रही, आई, बहने वाली धारा आई और उसके संगत प्रतिरोध आर का गुणनफल लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यानी V इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर, ये होगा। अब V इक्वल टू है क्या, ये देखो भाई, V इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर। हमें करना क्या है, जो भी परिपथ हम पढ़ेंगे हमारा मेन टारगेट है धारा का मान निकालना। क्या करना है, धारा का मान निकालना, यानी वोल्टेज हमको दिया रहेगा और धारा निकालनी है कैसे भी करके, ठीक है। आपको पता हो गया ना कि हमें जाना कहाँ है, अब आप कैसे भी करके वहाँ पे पहुँचिए। तो हमें चाहिए आई, तो आर को हम भेज देते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पलट देता हूँ क्वेश्चन, इसको ऐसे आगे पीछे, V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इसी को रिवर्स करके लिखा हमने। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपान आर साइन ओमेगा टी, और V0 अपान आर ये क्या है, ये आपका I0 है, यानी धारा का शिखर मान। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2, जहां पे ये क्या है, शिखर मान है धारा का, ठीक है, शिखर मान है, ठीक है, किसका है, धारा का। ओमेगा टी क्या है, कला है, ओमेगा टी क्या है, कला। अब देखो भाई, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, वैल्यू हमारी निकल के आ गई। तो यहाँ से क्या मिली हमको, I इक्वल टू I0 बटे R, ठीक है, ये चीज़ मिल गया। और ये क्या है, एक सेकंड, V0 बटे R, और ये क्या, ओम का नियम है, ठीक है। अब आगे देखो, खींचते हैं इनका कला आरेख, यानी कि फेजर डायग्राम, कला आरेख। तो ध्यान से देखिए भाई, कला आरेख खींचा कैसे जाएगा। कला आरेख हम तभी खींच सकते हैं जब वोल्टेज, ठीक है, V इक्वल टू साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू साइन ओमेगा टी, सॉरी I0 साइन ओमेगा टी, दोनों सेम कला में है। जब दोनों सेम कला में होंगे, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, I और R दोनों क्या है, सेम कला में है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, पहला निष्कर्ष तो ये निकल रहा है कि R परिपथ के लिए V व I समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं, समान कला में, ठीक है, होते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा, V0 यानी वोल्टेज का जो शिखर मान है वो बड़ा है, किसके शिखर मान से, धारा के शिखर मान से, ठीक है। जो वोल्टेज का शिखर मान है V0 वो धारा के शिखर मान से बड़ा। कैसे बड़ा है, क्योंकि भाई I0 का मान यानी जो धारा का शिखर मान है वो वोल्टेज के शिखर मान में भाग करने से मिल रहा है, ठीक है। अब R की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, 2 ओम 4 ओम 10 ओम, ठीक है। तो भाग करेंगे तो I0 का मान क्या होगा, कम आएगा। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, V0 ग्रेटर है I0, ठीक है। ये दो निष्कर्ष निकल रहे हैं, यानी आर परिपथ में ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। चलिए फेजर डायग्राम खींचते हैं। ओमेगा टी मान लेते हैं किसी क्षण जो है इसका ये क्या है, ओमेगा टी एंगल पर है, ओमेगा टी कला पे है। तो ये मान लेते हैं इसके बीच कितना कोण है, ओमेगा टी, ये हमने मान लिया कोण ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ओमेगा टी जब हमने मान लिया तो V0 यहीं कहीं पे होगा, इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, V0 है। अब I0 कहाँ है, I0 B और I क्या है, समान कला में। देखिए भाई इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, ध्यान से देखिए, इसका भी कितना कोण है, ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी कोण बना रहा है, दोनों सेम कोण बना रहे हैं, यानी दोनों का कला सेम है। बस फर्क कितना है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो यानी I0 यहाँ कहीं पे होगा, I0 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, क्लियर।
अब इसका ग्राफ खींच लो। इसका ग्राफ खींचने का मतलब साइन है, तो साइन का ग्राफ कैसे होता है? साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ खींचिए। V0 यहां पे है, ये वोल्टेज का शिखर मान हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज का शिखर मान हो गया V0, और I0 क्या है? वैल्यू में कम है, तो I0 कम होगा, ठीक है। ये I0 का शिखर मान हो गया, ये I0, ठीक है। तो ये इसका क्या है? फेजर डायग्राम है, यानी कि कला आरेख, ठीक है। आर परिपथ अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अब एल परिपथ की। एल परिपथ में क्या होता है कि यहीं पे आर की जगह पर हमारी एक क्या आ जाती है? प्रेरकत्व आ जाता है, कि यानी कुंडली आ जाती। क्या आ जाती है? कुंडली आ जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको मिटा दें, बस यही इतना डेरिवेशन है, ठीक है। और कला आरेख खींचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कला आरेख में या कहीं पर भी कोई समस्या आई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए जब हम एल परिपथ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, एक दूसरे से बिल्कुल को रिलेट हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है? एक कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली को हमने क्या किया? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से हमने क्या किया? इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से कर दिया गया कनेक्ट। अब भाई क्या होगा? फिर वही काम, एक ही सोर्स इस पर लगा हुआ और इसका इंडक्टेंस कितना है? एल है। कितना है? एल है। यानी प्रेरकत्व इसका कितना है? कुंडली का एल है। अब इसके अंदर जो भी धारा बहेगी वो सारी की सारा धारा यानी सारी की सारी एनर्जी कहाँ जाके लॉस होगी? इंडक्टेंस के पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये सभी में कॉमन रहेगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये V, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसमें कुछ करना है नहीं। V0 क्या है? वोल्टेज का शिखर मान है, ठीक है। ये इसका क्या है? शिखर मान है। ये क्या है? ये कला यानी फेज, ठीक है। अब फिर आ जाइए यहां पे किरचॉफ का नियम लगाइए। किरचॉफ के नियम से किरचॉफ के नियम से, तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखिए भाई, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या फार्मूला बनेगा? जल्दी बताइए। अरे भाई किरचॉफ का नियम सिंपल है, जो भी धारा इसके अंदर जा रही, ठीक है, धारा और इसका इंडक्टेंस का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सबसे पहली बात, अभी पीछे वाले चैप्टर में जस्ट पीछे यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें क्या होता है कि जब कोई कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? E इक्वल टू या E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल ये इसके विभवांतर के बराबर होगा। किसके नियम के अकॉर्डिंग? किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग। तो यानी V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, समीकरण नंबर 1। ऐसा कोई समीकरण नहीं, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। किरचॉफ के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। बात समझ में आ गई? या इसी को किरचॉफ का पहले नियम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, ठीक है,
तो इसको इधर ले आओ तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, कोई भी धारा कहीं से भी निकल के जा रही है और फिर वहीं पे वापस आ जा रही, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो सीधे सीधे कितना दे देगा, 0। अब देखिए भाई t को इधर ले आओ, v dt इक्वल टू l di, l से इधर भाग कर दो, ठीक है। तो v बाई एल इक्वल v बाई एल डी टी इक्वल टू डी आई, ठीक है। या डी आई इक्वल टू v अपान एल डी टी, v अपान एल डी टी। b की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से, तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, v जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 2 का जब समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वी जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी। इधर कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू वी जीरो बाई एल, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट चीज़ को बाहर ले लो, वी जीरो बाई एल, ठीक है, इंटीग्रेशन अंदर साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। आपको याद होगा इंटीग्रेशन साइन के एक्स डी एक्स इजकल टू क्या फार्मूला होता है, माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के, ठीक है, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो अब यही फार्मूला यूज कर देना है जहाँ पे k की जगह पे ओमेगा लिखा हुआ है और x की जगह पे t लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। i इक्वल टू वी जीरो बाई एल माइनस साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो i इक्वल टू वी जीरो अपान, इसको इसके साथ में कर दो एल ओमेगा, माइनस को ले लो यहीं पे बाहर, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2 यहाँ बन गया है, इसको बना लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक। ये क्या है, ये आपका धारा का शिखर मान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई जीरो माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जहां पे आई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जीरो अपान एल ओमेगा, वी जीरो अपान एल ओमेगा, ये आपके धारा का शिखर मान होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये समीकरण 3 इसको बना लो, इसको छोड़ दो। समीकरण नंबर 3 और देखो ध्यान से, और समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगर हम इनका क्या करें, फेजर डायग्राम खींचने की कोशिश करें, यानी इनका कला आरेख खींचे, तो क्या देखने को मिल रहा है भाई, ये साइन में है और ये कास में है, आसानी से हम खींच नहीं सकते, ठीक है। तो इसको भी क्यों ना हम क्या करें, साइन में ही कन्वर्ट कर दें। तो जरा ध्यान से देखो साइन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मैथ वाले तभी तुरंत कन्वर्ट करोगे, बाय वाले ध्यान देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, बताइए भाई। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी रखो, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई इजकल टू आई जीरो माइनस लगा हुआ, माइनस लगाओ, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 90, और 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2, ठीक है। 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और माइनस ओमेगा की थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। अब समस्या ये है,
अभी भी खींचने में समस्या थोड़ी सी हो रही है क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। हम एक चीज़ यहीं ये भी जानते हैं, माइनस साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा, यानी इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई जीरो, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को हम लिख ले रहे हैं पहले साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और प्लस को हमने लिख लिया पहले, और इस माइनस इस ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा, और माइनस को लिख दे रहे हैं बाद में, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। अब आप ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 और 4 से हमको क्या मिल रहा, समीकरण 1 व 4 से, तो समीकरण नंबर 1 और 4 से क्या देखने को मिल रहा कि ये इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, इसकी कला कितनी है, आई की ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी ओमेगा टी से पाई बाई टू घटा लिया गया है, यानी ये पाई बाई 2 डिग्री पीछे चल रहा है, ठीक है, यानी वोल्टेज से धारा 90 अंश कला में पीछे चल रहा है, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन क्या मिला हमको, आई वी से पाई बाई 2 कला पीछे है, पाई बाई 2 कला पीछे है, ठीक है। आई जो है आपका बी से पाई बाई 2 कला पीछे है, ठीक। दूसरा क्या निष्कर्ष निकल रहा, ये है आपका बी जीरो यानी वोल्टेज का शिखर मान, और ये है आपके धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान यानी कि आई जीरो छोटा है और वी जीरो आपका बड़ा है, ठीक है, आई जीरो छोटा है और वी जीरो बड़ा है। ये दो निष्कर्ष निकल रहे हैं समीकरण नंबर 1 और 4 से, ठीक है, 1 और 4 से। यहाँ पे आई जीरो है, आई जीरो की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब खींचते हैं इनका कला आरेख यानी कि फेजर डायाग्राम। यहाँ तक चीजें अच्छे समझ में आ गई। चलिए ध्यान से देखिए कैसे खींचा जाएगा। इसके पहले वाले में तो दोनों सेम कला में थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी खींचने में, लेकिन यहाँ पे कला दोनों की अलग अलग है, ठीक है। ये है एंगल हमारा ओमेगा टी, ठीक है, ये है एंगल ओमेगा टी, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है वी जीरो यानी वोल्टेज का शिखर मान। अब क्या है आई पाई बाई 2 डिग्री पीछे, यानी इस पे वोल्टेज है तो वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री यानी 90 अंश पीछे, तो इस पे ऐसे बिल्कुल 90 अंश ऐसे, ठीक है। और इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू कम है ना, देखो भाई वी जीरो से कम है क्योंकि वी जीरो में एल ओमेगा से भाग दिया जा रहा तब जाके आई जीरो मिल रहा। तो इसकी वैल्यू इतना है तो इसकी वैल्यू इतना कहीं होगी, नहीं छोटी सी होगी, कम होगी, इतनी वैल्यू मान लेते हैं आई जीरो, ठीक है। अब देखिए ये तो वैल्यू निकल के आ गई। अब इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, ये तो साइन है v का, तो इसको सिंपली आप खींच दीजिए, ठीक है। ये तो ऐसे हो जाएगा साइन वाला ग्राफ, ठीक, और ये इसका क्या हो जाएगा शिखर मान हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको ऊंचा कर देते हैं भाई, शिखर धवन वाला शिखर मान नहीं, पीक वैल्यू यानी महत्तम मान जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा शिखर मान बी जीरो। अब ये इसका कैसे खींचोगे आई जीरो का, तो आई जीरो का खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहां से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, आ भी रहा है, कैसे आ रहा देखिए, साइन ओमेगा टी, ये है आपका ओमेगा टी, ये आपका क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे, ओमेगा टी से क्या है पाई बाई 2 पीछे, यानी ये जीरो है और ये पाई बाई 2 है, ये जीरो है ये पाई बाई 2 है। हमको लगता है कि इससे अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ आपका क्या होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा उसके लिए आप चले जाओ सीधे समीकरण नंबर कहाँ पे 3 पे, समीकरण नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है,
कास ओमेगा टी, ठीक है, कास ओमेगा टी। अगर आप माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो क्या लिखा है, आई इक्वल टू आई जीरो कास ओमेगा टी, और कास का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। अब माइनस साइन, माइनस लगा हुआ है, तो अगर आप यहां माइनस लगाएंगे तो यही ग्राफ आपका कैसे हो जाएगा, ऊपर के बजाय नीचे से ऐसे हो जाएगा। यही ग्राफ आप क्या हो जाएगा, ऊपर के बजाय नीचे से, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि आई का ग्राफ कैसे बनेगा। माइनस कॉस है तो कॉस वाला जो होता है वो होता है यहां से नीचे से लग जाएगा, ठीक है। तो इसको खींच लो भाई ऐसे, ठीक है। और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है आई जीरो, या इसकी ये महत्तम मान है, इसका ये क्या है, महत्तम मान है आई जीरो, ठीक है। यहां पे देखिए भाई, जब आपकी धारा यहाँ है तो वोल्टेज आपका यहाँ 90 अंश कला में आगे है, यहाँ पहुंचा जीरो पे, ठीक है। जब धारा आपकी पहुंची यहाँ जीरो पे, वोल्टेज कहाँ पहुंच गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे। फिर ये पहुंचा यहाँ तो वोल्टेज आपका क्या हो गया, जीरो पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, आई जीरो जो है क्या है, देखिए पाई बाई 2 कला पीछे, यानी ये यहाँ तो पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यही फेजर डायग्राम यानी कि कला आरेख शो कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं सी परिपथ की। किसकी, सी परिपथ की। ठीक इसी तरीका से समझा जाएगा सी परिपथ क्या है, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से समझेंगे कि सी परिपथ क्या है, और इसमें भी इन्हीं सारे पुराने कॉन्सेप्टों को यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होगा, एक संधारित्र लगेगा सी, ठीक है, जिसकी धारिता कितनी है, सी है। इसको क्या किया गया, एक प्रत्यावर्ती सोर्स से कनेक्ट किया गया, और इस प्रत्यावर्ती सोर्स का वोल्टेज कितना, बी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, वी जीरो साइन ओमेगा टी, जहाँ पे वी जीरो क्या है, वोल्टेज का मैक्सिमम मान, ओमेगा टी क्या है, कला है, ठीक है। अब आगे देखो भाई, किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ का नियम यहाँ क्या कह रहा है, यहां पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लगाने से मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना आ जाता है, क्यू, कितना चार्ज आ जाता है, क्यू। तो V इक्वल टू कितना फार्मूला होता है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। V इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, Q अपान C, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C, ठीक है। अब V की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रखो, तो ये हो जाएगा वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू अपान सी। इसको सी को इधर भेज दो, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी जीरो सी साइन ओमेगा टी, वी जीरो सी साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमने कहा हमारा टारगेट होता है धारा निकालना। टारगेट क्या होता है, धारा निकालना, ठीक है। चाहे जो परिपथ हो, सब में धारा निकालना ही मेन टारगेट है। तो धारा कैसे निकलेगी, हम बहुत पहले यानी कि जैसे ही विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां पे पढ़ाया गया था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे क्यू बराबर आपको दिया गया है, इसको क्यों ना टी के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें यानी अवकलन कर दें, ठीक है। इसको कोई समीकरण का नाम दे दो, 2 लिखो। समीकरण 2 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर मिलेगा क्या, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी वी जीरो सी साइन ओमेगा टी।
अवकलन या समाकलन में होता क्या है, जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं वो क्या होती हैं, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाती हैं। तो v0 और c ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको ले आओ बाहर। dq बाई dt क्या हो जाएगा, i। dq बाई dt क्या हो जाएगा, i। तो i इक्वल टू v0 c d बाई dt साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब मैथ वाले जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, जल्दी, बहुत जल्दी बताइए भाई कितना होता। अरे भाई इसका डिफरेंशिएशन देखिए स्टेप टू स्टेप, जैसे d बाई डी एक्स साइन के एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो साइन का होगा। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस के एक्स इंटू फिर डी बाई डी एक्स, क्या लिखा हुआ, के एक्स। इसका क्या हो जाएगा, ये कॉस के एक्स ऐसे, इसका के कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 1 मिला क्या फाइनली, कॉस के एक्स इंटू के एक्स इंटू के को पहले भी लिखा जा सकता है, के कॉस के एक्स, ठीक है, के कॉस के एक्स। अब जरा ध्यान दो, x की जगह पे t, तो x की जगह पे हमने t लिख दिया, k की जगह पे ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा भाई, अब यहां देखो d बाई डी टी साइन ओमेगा टी, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, इंटू ओमेगा। ओमेगा को पहले लिख लिया गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कितना मिल गया, i इक्वल टू ओमेगा सॉरी v0 c ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो भाई आगे देखो। इसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू v0 अपान 1 अपान ओमेगा सी लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता भाई, फिर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान I0 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक। हाँ एक चीज़ तो यार हमने आपको बताया नहीं, ठीक है। जैसे आर सर्किट जब आपकी लगी हुई थी तो वहाँ पे तो आपको पता ही था कि जहाँ पे आर क्या है, आपका प्रतिरोध था, ठीक है। लेकिन जब एल सर्किट लगा था, जब क्या लगा हुआ था, एल सर्किट लगा हुआ था, तो एल सर्किट जब लगा हुआ था तो वहाँ पे आपका निकल के आया था I इक्वल टू I0 इक्वल टू V0 अपान एल ओमेगा, एल ओमेगा, जहाँ पे एल ओमेगा क्या था, धारतीय प्रतिघात था, यानी प्रेरण प्रतिघात जिसे कहते हैं, कुंडली जिसको जो है कुंडली का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एल ओमेगा वहाँ पे आपका क्या था, कुंडली का प्रतिरोध यानी प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 1 अपान ओमेगा, अगर यहाँ पे आर होता तो ये ओम का नियम यानी प्रतिरोध का काम कर रहा, और यहाँ पे प्रतिरोध का काम कौन कर रहा है, 1 अपान ओमेगा सी, और 1 अपान ओमेगा सी यानी I0 इक्वल टू क्या फाइनली मिल रहा है, V0 अपान 1 अपान ओमेगा सी, जहां 1 अपान ओमेगा सी धारतीय प्रतिघात है, यानी कि संधारित्र का प्रतिरोध जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, धारतीय प्रतिघात है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर, कहाँ गया भाई, 1 2 3, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी आपको, अगर आपको कल आरेख खींचने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि साइन और कास के ग्राफ आपको पता है, साइन और कास का ग्राफ आपको पता है, आप खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन
इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और आसानी हो जाएगी। साइन में क्या करें, कन्वर्ट कर दें तो हो सकता है कुछ और। हाँ, समीकरण नंबर 1 और 3 से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। कौन आगे चल रहा कौन पीछे, अभी निष्कर्ष नहीं निकल रहा ना, तो निष्कर्ष तब निकाल पाएंगे जब दोनों सेम वैल्यू, इधर साइन है उधर भी साइन कर लो। फिर जरा मैथ वाले भाई आपको हम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, फिर जरा आप लोग बताइए कास ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? कास ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा बराबर लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पे आपका ओमेगा है, थीटा की जगह पे आपका क्या है, ओमेगा है, यानी कास ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं ना, तो लिख लो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, I I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये बना लो समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 1 और 4 से क्या मिल रहा है, समीकरण 1 व 4 से क्या देखने को मिल रहा, ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी धारा, धारा प्लस π/2, यानी अगर दोनों का कलांतर देखा जाए, कलांतर यानी इसका कला कितना है ओमेगा टी और इसका कला ओमेगा टी प्लस π/2, कलांतर। दूसरी में से पहले को घटा दो, ओमेगा टी प्लस π/2 में से ओमेगा घटाओगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, बचा π/2, कलांतर कितना आ गया π/2। ठीक है, यानी v जो है इस बार b पीछे है, किससे, i से। i क्या है, आगे है, i क्या है, आगे है। अगर ओमेगा टी मान लें हम 10 है तो 10 में π/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी ना, तो धारा हमारी क्या है, आगे है। v जो है i से π/2 पीछे है, इस बार b पीछे है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष यहां से आप निकाल लो, दूसरा निष्कर्ष आप क्या करो, यहां से निकाल लो, क्योंकि v0, दूसरा निष्कर्ष आप यहां से निकालिए। v0 में भाग दिया जा रहा किससे, ओमेगा 1/ओमेगा c से, और ये 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c ऊपर चला जाएगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, c इंटू ओमेगा, यानी सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया जा रहा, सीधे सीधे क्या किया जा रहा, मल्टीप्लाई किया जा रहा। यानी b में हम किसी चीज का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, b में क्या कर रहे हैं, किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो i के बराबर हो रहा। तो इस कंडीशन में आपकी धारा जो है वो ज्यादा हो जाएगी किससे, वोल्टेज से। ठीक है, यहाँ पे धारा I आपकी बड़ी है वोल्टेज से। ठीक है, यहाँ से देखिए, क्योंकि वोल्टेज में हम c ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तब जाके जो है आपको करंट मिल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फेजर डायग्राम यानी कि कला आरेख। तो कला आरेख खींचने के लिए आपको चाहिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 और 3, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो यानी बीच में यहां मिटा देते हैं। ठीक, इतने में काम हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है आपका ओमेगा टी, इसको हमने मान लिया कितना कोण है, ओमेगा टी। v0 यहाँ कहीं हमने मान लिया v0 होगा, यहाँ कहीं हमने मान लिया क्या होगा, v0 होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब आ जाओ i के लिए। i क्या है, π/2 डिग्री आगे चल रहा, π/2 डिग्री आगे चल रहा, यहाँ से π/2 डिग्री यानी इस पर। ठीक है, इस पर जो है आपकी क्या जा रही है, आई जा रही है। ठीक है, इसके बीच कोण कितना है, 90 अंश। कोण कितना है, 90 अंश। ये आपकी इस पर जा रही आई। अब आई की वैल्यू v से छोटी है यानी कम है कि ज़्यादा है, भाई आई की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं हमारी क्या है, I0। ठीक है, अब खींचिए इनका फेजर डायग्राम, कला आरेख खींचिए।
पहला क्या है, साइन है, तो इसका सीधे सीधे खींच लो। ठीक, जहां पे ये क्या है, वोल्टेज का शिखर मान यानी कि V0 है। ठीक, अगला I का कहां से खींचा जाएगा, I को खींचने के लिए I हमारा π/2 डिग्री आगे है। नहीं समझ में आ रहा, यहां पे आ जाओ, यहाँ कोई π/2, यहाँ भी कला ω t है, यहाँ भी ω t है। ठीक है, दोनों सेम कोण पर ω t हो गए। अब यहाँ पे cos लिखा है, यहाँ पे साइन लिखा है। साइन का कर्व 0 से स्टार्ट होता है और cos का कर्व वो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, अब वैल्यू I की ज़्यादा है तो यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ कहीं से जो है आपका ये कर्व ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आपका वोल्टेज धारा I0 का मैक्सिमम शिखर मान है और ये इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष मिल रहा है, फेजर डायग्राम इसको सत्यापित कर रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। V जो है I से π/2 पीछे है, यानी वोल्टेज करंट आपका 90 डिग्री पर है तो वोल्टेज आपका 0 पर है। ठीक है, तो π/2 पीछे है कि नहीं है, दिख रहा। दूसरा I0 का मान बड़ा है V0 से, तो I0 यहाँ, V0 यहाँ है। ठीक है, तो I0 का मान V0 से बड़ा है। दोनों चीज़ें सत्यापित हो रही, क्लियर हो रही। ठीक है, अब देखिए LCR परिपथ को पढ़ने के लिए इन्हीं तीनों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का यूज करने का मतलब जो लास्ट में मैंने निष्कर्ष निकाला है, कौन सा निष्कर्ष, कि कौन वोल्टेज कब धारा के साथ साथ होता है, कब जो है उससे आगे होता है और कब उससे पीछे होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो LCR परिपथ का निष्कर्ष। ठीक है, L परिपथ, C परिपथ और R परिपथ तीनों का निष्कर्ष क्या निकलता है ये ध्यान से देखो और उसके बाद फिर हम समझेंगे LCR। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, R परिपथ की अगर हम बात करें तो इसमें आपका वोल्टेज और धारा I, ठीक है, दोनों साथ साथ यानी समान कला में थे, समान कला में। दूसरा, अगर हम L परिपथ की बात करें, L परिपथ की बात करें तो L परिपथ में B π/2 डिग्री आगे था, किससे, I, V जो है I से π/2 आगे था, π/2 आगे। तीसरा, C परिपथ की बात करें तो C परिपथ यहीं पे लिखा गया, V I से π/2 पीछे है। C परिपथ में V जो है आपका I से π/2 पीछे है। ठीक है, तो ये तीनों का निष्कर्ष है, समझ में आया अच्छी तरीके से। और अब LCR बारी है किसकी, LCR। LCR को पढ़ने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जो ये तीनों अलग अलग परिपथ मैंने पढ़ाए हैं LCR, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद फिर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे LCR तीनों को एक साथ, और उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, LCR इसको कंबाइन रूप से पढ़ने के लिए इसमें होगा क्या, एक कुंडली लगेगी प्रेरकत्व, उसके बाद क्या लगेगा, एक आपका संधारित्र लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, एक प्रतिरोध लगेगा। ठीक है, LCR ये कनेक्ट होगा किससे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स यानी कि V से। अब यहां पे थोड़ा सा हिंट हम देते हैं। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V0 साइन ω t। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी करंट जाएगी वो तीनों में एक समान करंट जाएगी, तीनों में क्या होगी, एक करंट, समान करंट जाएगी। ठीक है, यानी अगर इसको हम एक फैमिली की तरीके से ट्रीट करें, ठीक है, इसको एक फैमिली की तरीके से ट्रीट करें, अगर ये हमारे पेरेंट्स हैं और ये उनके क्या हैं, 3 बच्चे हैं, तो यानी सभी बच्चों को एक समान प्यार मिल रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्या हो रहा, एक समान
प्यार, यानी एक समान नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन जो भी इनकी इनकम है वो अपना इनकम, इनकी इनकम कितना भाई, V इक्वल टू यानी वोल्टेज है जो इनका ही पूरा, मान के चलो ये इनका पूरा इनकम, तो ये पूरा इनका इनकम 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अभी तक क्या था, सिंगल सिंगल पढ़ते आ रहे थे, तो जो भी उनका इनकम था सीधे सीधे एक ही पे इन्वेस्ट होता था, यानी एक ही पे वेस्ट होता था। अब यहाँ पे इनकी पूरी इनकम क्या होगी, 3 भाग में बटेगी। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा भाई, ये मान लेते हैं इसका इंडक्टेंस L है, इसका C है और इसका R है, ठीक है। अब मान लो ये थोड़े बड़े हैं तो इनको मान लो VL मिल गया, ये छोटे हैं तो इनको VC, जो जिस अकॉर्डिंग है उसको इस अकॉर्डिंग जो है पॉकेट मनी मिल रही है। अब इनका जो ये वोल्टेज था वो कितने पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर पार्ट वोल्टेज हमारे 3 अलग अलग पार्ट में हो गए और धारा सभी में एक समान है, तो अब वही फेजर डायग्राम वाली मेथड अप्लाई करेंगे। V और I, B सब में, I सभी के लिए क्या होगा भाई, सेम होगा, वोल्टेज आगे पीछे होगा, फेजर डायग्राम बनाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए सभी लोग पहले अलग से आज का ये जो वीडियो चल रहा है अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, और फिर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे LCR तीनों को एक साथ, जिससे जो है कहीं पर भी समस्या समझने में ना आए, ठीक है। इसके साथ अभी कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी कुछ खिचड़ी हो जाएगा और थोड़ा सी उलझने बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं आज के वीडियो को यहीं पे ब्रेक करता हूं और कल इसे स्टार्ट करूंगा LCR और इसके बाद फिर ट्रांसफार्मर, ठीक है, और उसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फाइनल शार्ट वाली वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी टोटल सारे कथन का सार यही है कि फाइनल शार्ट की जो वीडियो है ये आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अमृत की तरीके से है, और फाइनल शार्ट का कोई भी सीरीज आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। उसको कंटिन्यू देखते जाइए, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो बेहतर ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।